हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद अमन। सो गाइज, आज से ना हम अपनी एनसीईआरटीज़ की रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, क्योंकि एनसीईआरटीज़ ना बहुत ज़रूरी है। जब कोई नया बच्चा, जैसे जब मैं बिल्कुल न्यू थी इस जर्नी में और मैंने भी अपने इस जर्नी को स्टार्ट करा था, तो मैंने अपनी शुरुआत ना एनसीईआरटी से ही करी थी। क्योंकि देखो, मैं ना घर पे ट्यूशन्स पढ़ाती थी, तो वहाँ पे मैंने बहुत बार एनसीईआरटीज़ को गो थ्रू कर लिया था। बट स्टिल जब मैंने यूपीएससी का सोचा ना, तब भी मैंने दोबारा से एनसीईआरटीज़ पढ़ी। क्योंकि ना, जब आप ये सोच के पढ़ते हो कि आपका पर्पस क्या है उसको पढ़ने का, तब आपको उस चीज़ की ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, तो एनसीईआरटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप आगे जाके देखोगे ना, बहुत सारी बातें रिपीट हो जाती हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे एनसीईआरटीज़ की होती हैं और वो रिपीट हो जाती हैं। और अगर हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, पेपर में जाके फिर पछतावा करने का ना कोई फ़ायदा नहीं होता। कई बार हमने कोई चीज़ कहीं पढ़ी होती है, हल्का सा देखा होता है, और वहाँ से भी हमारा ना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और आपको पता है यूपीएससी ना अपना पैटर्न चेंज करते जा रहा है, तो क्या पता कब क्या कर दे। तो एनसीईआरटीज़ को छोड़ के रिस्क लेना सही नहीं है। ओके, एक बार तो आपको इससे रूबरू होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपकी फाउंडेशन अगर स्ट्रांग रहती है ना, तो आगे जाके जो आपकी जर्नी है ना, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो देखो हम क्या करेंगे। अब आपका मुझसे क्वेश्चन होगा कि क्या आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि एनसीईआरटी तो बहुत चाह रही हैं। देखो, पहले ज्योग्राफी की 6-7 से लेके 12 तक होगी, फिर हिस्ट्री की होगी, पॉलिटी की होगी, देन इकोनॉमी की भी स्टार्ट हो जाएगी, साइंस भी हो जाएगी। तो मेरा तो ये सजेशन है, क्योंकि मैंने भी नहीं बनाए थे। देखो, अगर आप नोट्स बनाने में लग गए ना, आपने भी 6th का बनाया, फिर 7th का बनाओगे, फिर 8th का बनाओगे, तो बहुत सारे ना एक अलग से ही आपकी बुक क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि उन नोट्स का ना कोई फायदा नहीं है जिनको आप रिवाइज ही ना कर पाओ। वहां पे जब आपको पेपर में होता है ना कि यार मैंने यहाँ पे कहीं चीज लिखी थी, और वो जब याद नहीं आती ना, तो बहुत तकलीफ होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बहुत जगह पे ना एक ही चीज को अलग अलग जगह पे बिखार देते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है ना, जो हमारा माइंड है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि मैंने कोई चीज कहाँ पे लिखी थी। ठीक है, फोटोग्राफिक मेमोरी आपकी तभी बनेगी जब आप एक जगह पे लिखोगे और उसी चीज को आप बार बार रिवाइज करोगे। यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो देखो, हम शुरुआत करेंगे एनसीईआरटीज़ की। और जैसे मैंने बोला कि नोट्स नहीं बनाने, उसका मैं सोल्यूशन बताती हूँ आपको। ठीक है, क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम जियो की एनसीईआरटी करेंगे, और जियो में भी हम ओल्ड एनसीईआरटीज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे पॉलिटी की एनसीईआरटीज़, और उसके बाद हम करेंगे हिस्ट्री की, बाकी की बाद में। ठीक है, और जब ये तीनों हो जाएंगी हमारी 12th क्लास तक, फिर हम करेंगे एडवांस लेवल से अपना इन सबका स्टार्ट। जैसे कि देखो, फिर हम शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी से। तो वहाँ पे मैं आपको ना पहले फिजिकल ज्योग्राफी करवाऊंगी, इंडियन ज्योग्राफी करवाऊंगी, एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी कराऊंगी। तो मैं क्या करूंगी, जितना भी आपने ये इतनी क्लासेस में कॉन्सेप्ट सीखे ना, तो उन कॉन्सेप्ट्स को हम सीरियल वाइज एक सीक्वेंस में करेंगे, और वहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी ना, मैं सबको आपको एक जगह पे ऑर्गेनाइज करवा दूंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो आप उसको एक ही जगह पे मैं आपको ना ऑर्गेनाइज करवा दूंगी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके, बट इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ इस जर्नी में ना लगे रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने एक वीडियो देखी, फिर दूसरी नहीं देखी, फिर तीसरी देखी, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप सच में चाहते हो कि आपको अपना एम अचीव करना है, तो जो चीज़ें उस एम को अचीव करने के लिए ज़रूरी है ना, उनको हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना ही पड़ेगा। देखो, मैं आपके लिए इतना कर सकती हूँ कि जितना मैंने सीखा है ना, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 2020 के दिसंबर में। आई स्टिल रिमेंबर, उस टाइम मैंने कोचिंग में एडमिशन लिया था, तब मुझे कुछ नहीं पता था। फिर धक्के खाए, धक्के इन द सेंस कि जब कोई बताने वाला नहीं था, ऐसा सच कोई फैमिली में भी नहीं है जिसने कभी यूपीएससी करा हो, कोई आसपास कोई फ्रेंड सर्कल भी ऐसा नहीं था। ठीक है, तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा कि क्या करूं क्या ना करूं। तो धक्के खा खा के ना 2 अटेम्प्ट दे के, हाँ माना मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकला, बट स्टिल एक्सपीरियंस है। इस साल का प्रीलिम्स तो आप सबको पता है, ठीक है, क्या था क्या नहीं। बट मुझे उसका ना कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मेरा नहीं हुआ, तब मुझे अफसोस हुआ कि यार मैंने मेहनत करी, मेरा नहीं हुआ। बट सेकंड में आते आते ना मुझे एक चीज़ की रियलाइजेशन होगी कि ठीक है, नहीं हुआ, एटलीस्ट नॉलेज तो मिली। और उसी नॉलेज की वजह से आज मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर पाई, मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ पाई, और मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ। जो मैंने सीखा, जो मैंने स्ट्रगल करा, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है,
जिन चीज़ों में मुझे प्रॉब्लम आई ना, उनमें आपको भी आएगी, क्योंकि हर एक एस्पायरेंट को इन चीज़ों से गुजरना ही पड़ता है। बट अगर उसी टाइम पे जब हम चल रहे होते हैं ना इस जर्नी में, उसी टाइम में हमें कोई एक सहारा दे देना, बता दे कि यहाँ को नहीं यहाँ को टर्न लेना है, तो हमारी जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है। देखो चलना तो हमें अल्टीमेटली खुद ही पड़ता है, ठीक है, बट अगर कोई रास्ता दिखा दे ना, तो मंजिल तक जाना हमारा और भी आसान हो जाता है। तो बहुत सारी देखो फिर से बातें हो गई हैं, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम आज करेंगे ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में भी हम कौन सी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अपनी कौन सी ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। और मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं ये मान के चल रही हूँ फिलहाल कि आपने पहली बार बुक उठाई है, कुछ नहीं पता, ठीक है, कुछ नहीं आता, तो मैं आपके साथ साथ ना एक एक लाइन पढ़ूंगी और आपको बता दूंगी किन लाइनों पे आपको ध्यान देना नहीं है, ठीक है। और जिन पे मैंने ना ये हाईलाइट करा हुआ है, अगर तो आपके पास फिजिकल फॉर्म में बुक है तब आप वहाँ पे हाईलाइट कर लो। अगर नहीं है और आपको ये ओल्ड एनसीईआरटी नहीं मिल रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ या मुझे मेल कर दो, तो मैं आपको ये वाली एनसीईआरटी ना मेल कर दूंगी, ठीक है। और डिजिटल फॉर्म में आप उसको ऐसे हाईलाइट कर लो। चलो करते हैं फिर स्टार्ट। तो पहला चैप्टर है हमारी ज्योग्राफी का, द अर्थ आर प्लैनेट, ओके। देखो चलो रीड करते हैं। यू मस्ट हैव सीन मिलियंस ऑफ शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई. Do you know that the earth on which we live is just a tiny speck like one of them? Like our sun, which is so huge and hot, there are hundreds of suns in the sky, but they don't appear so big and bright because they are very, very far from us. Okay? अब देखो, ऐसे आप सोचोगे कि यार ये आप तो हिंदी समझा रहे हो। अब मैं क्या मान के चलूँ कि वो बच्चा देख रहा है जिसको इसकी हिंदी समझ में आ रही है, या वो बच्चा देख रहा है जिसको इसकी हिंदी समझ में नहीं आ रही। तो बट मैं ये मान के चलूँगी कि आप वो वाले बच्चे उसको समझ में आ रही है, क्योंकि एनसीईआरटीज़ ना 2 तरह की होती हैं, एक हिंदी में होती हैं और एक इंग्लिश में होती हैं। तो मैं यहाँ पे कौन से मीडियम को टारगेट कर रही हूँ, स्पेसिफिकली इंग्लिश मीडियम को। तो इतना तो आप समझ ही गए होगे, है ना, कि हमारी जो नाइट स्काई में आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखा होगा। तो ये लाइन कुछ नहीं है, ठीक है, इग्नोर करो इसको, फालतू से पढ़नी ही नहीं है। हमें ना ये पता हो जाए ना अगर एक बार की व्हाट नॉट टू रीड, तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ें फालतू की होती हैं, तो आपको ना थोड़ा वो मतलब इंटरेक्ट करने के लिए आप अपने ऐसे में ऐसे कर सकते हो कि जैसे आपको अपनी ऑडियंस को, अपने जो रीडर्स होते हैं उनको अपने साथ कनेक्ट करना होता है ना, तब आप ऐसी चीज़ों का इंट्रोडक्शन देते हो कि आप हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं ये मान के चलूँगी कि आपको ये समझ में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रही। देखो अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, आपको ये पढ़ना है, देखो जैसे यहाँ पे ये वाला पॉइंट है कि जो हमारी अर्थ है ना वो एक राउंड को कंप्लीट करती है एक साल में, मतलब 365 डेज में हमारी अर्थ क्या करती है, एक राउंड को क्या करती है, कंप्लीट करती है। क्या करती है, कंप्लीट करती है, ठीक है। आपको समझाऊंगी, टेंशन मत लो, ये तो मैं तरह ना आपको मोटा मोटा बता रही हूँ। देखो हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी अर्थ है ना, इट मूव्स एट a tremendous speed, complete one round in about a year. ये पॉइंट है, बस इतना पता होना चाहिए आपको कि जो हमारी अर्थ है वो जो अपना एक राउंड है ना वो कितने दिनों में कंप्लीट करती है, 365, मतलब एक साल के करीबन करीबन वो इसको कंप्लीट करती है। और अगला पॉइंट इसमें याद रखने वाला क्या है इस बुक में, Your birth anniversary should remind you how many rounds you have completed so far. Besides moving around the sun, the earth also rotates about itself just like a top. It completes one rotation in about 24 hours. अब मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। देखो ये हमारा क्या है, मान लो ये हमारा सन है, ओके, और ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। रुको, देखो फाइन, ये जो हमारी अर्थ है ना, जब ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगी तो इसको बोलेंगे रेवोल्यूशन। क्या बोलेंगे, रेवोल्यूशन। और जो ये वाला रेवोल्यूशन है वो अर्थ करती है 365 डेज में कंप्लीट, ओके, तकरीबन एक साल में कंप्लीट करती है। लेकिन अर्थ अपनी जहाँ पे खड़ी है ना, देखो जैसे यहाँ पे ये अर्थ खड़ी है, तो यहाँ पे ये अपनी जगह पे ना घूमती है, ठीक है, रोटेट करती है, तो वो करती है 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे लेती है वो। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया ना, मैं आपको अच्छे से बना के दिखाती हूँ। जैसे देखो ये आपका ना क्या है, ये आपका है सन, ठीक है, ये आपका सन है, और मान के चलो ये जो आपकी ना अर्थ की ऑर्बिट है, और ये रही अर्थ, ठीक है।
तो जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगी तो वो लगाएगी 365 डेज में। बट जब अर्थ इसके चक्कर लगा रही है ना, तो वो अपनी जगह पे भी घूमेगी, पहले अपने पे घूमेगी, फिर घूमेगी घूमती अपनी पे, तो वो घूमती जाएगी और साथ साथ वो क्या करेगी, वो अर्थ के भी क्या करेगी, चक्कर लगाएगी। तो अपनी जगह पे घूमने के लिए वो 24 आवर्स लेती है और इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। तो इस एनसीईआरटी से हमने अभी तक जो मेन था, हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे। कौन सा कॉन्सेप्ट सीखा, रेवोल्यूशन का और रोटेशन का। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब अर्थ जो है ना सन के चारों तरफ चक्कर काटती है, उसको क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। और जब अर्थ अपनी ही जगह पे चक्कर काटती है, ठीक है, अपनी जगह पे ही घूमती है टिल्टेड एक्सिस में, उसको बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं, रोटेशन। आई होप आपको ये समझ में आया। अगर नहीं आया ना, मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। मुझे स्पेस लेने दो, यहाँ पे एक वाइट, वेट, यहाँ पे लिखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, वेट वेट वेट, देखो हमें स्पेस मिल गई। देखो यहाँ पे हम समझते हैं, आ जाओ। देखो ये जो है ना, ये अपना है क्या, ये है अपना सन। इसको अच्छे से बना लेते हैं। वैसे मैं इसको सेंटर में बनाना चाहिए ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ये क्या है आपका, दिस इज सन, ठीक है, समझ में आया। ये क्या है, आपका सन है। और ये बना ली मैंने आपकी यहाँ को अर्थ, ठीक है, कि दो प्लैनेट और भी है ना बीच में, तो ये बना ली मैंने आपकी अर्थ। क्या बना ली मैंने, आपकी अर्थ, ठीक है। और ये है अर्थ की ऑर्बिट, ठीक है, ये है अर्थ की ऑर्बिट, इसमें अर्थ घूमती है। अब जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगी, ठीक है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा के अपनी जगह पे वापस आएगी, तो इसको लगेंगे 365 डेज। कितने लगेंगे, 365 डेज। बट सन की ना, सॉरी, इसकी अर्थ की एक और खासियत है। कौन सी खासियत है, कि ये ना 23.5 डिग्री पे क्या हो रखी है, टिल्ट हो रखी है। क्या हो रखी है, देखो टिल्ट हो रखी है। और ये क्या करती है, ये अपनी ना जगह पे, अर्थ अपनी एक्सिस पे भी क्या करती है, रोटेट करती है। क्या करती है, रोटेट। क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है। और रोटेट करने के लिए इसको लगते हैं 24 आवर्स। देखो अर्थ पहले यहाँ घूमेगी भी यहाँ पे, और यहाँ पे भी चलती जाएगी। देखो रोटेट भी कर रही है, रेवोल्यूशन भी कर रही है। तो हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे कि हमारी अर्थ एक रेवोल्यूशन करती है और एक रोटेशन करती है। रेवोल्यूशन करने के लिए वो 365 डेज लेती है, और रोटेशन करने के लिए वो 24 आवर्स लेती है। इतना समझ में आया, गुड। एक और कॉन्सेप्ट मुझे आपको यहीं पे समझाना है, रुको। अब देखो, एक ना सन कह रही हूँ मैं बार बार, अर्थ के चारों तरफ भी जो है ना कोई वो मतलब रिवॉल्व करता है, तो वो होती है सैटेलाइट। क्या होती है, सैटेलाइट। क्या होती है, सैटेलाइट। तो अर्थ की सैटेलाइट सिर्फ एक ही है, और जिसका नाम है आपका मून। क्या नाम है आपका, मून, ठीक है। तो जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। और वो कौन है अर्थ की, वो है आपका मून। आपको समझ में आया। हमने 3 चीजें पढ़ी। हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी, हमने रेवोल्यूशन पढ़ा, रोटेशन पढ़ा, और हमने सैटेलाइट पढ़ा। अभी यहाँ ना आपको और अच्छे से समझाती हूँ। अभी आएगा प्लैनेट का मतलब, ठीक है, ये सैटेलाइट का मतलब अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रही, क्योंकि आपको आगे जाके खुद ब खुद बुक से पता चल जाएगा। ओके, आ जाओ वापस चलते हैं। वेट अ मिनट, कहाँ थे हम, जस्ट अ सेकेंड, वेट, आ जाओ, ठीक है। देखा ना हमने अभी यहाँ पे क्या देखा हमने, देखो, इट कंप्लीट्स वन रोटेशन इन अबाउट 24 आवर्स। मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अगर आप बिल्कुल नहीं हो, आपको कुछ भी नहीं पता, तो आपको एक बात याद रखनी है कि अर्थ की ना सिर्फ एक ही सैटेलाइट है। आप कोई पीसीएस का एग्जाम देते हो, वैसे ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सबको ही पता है कि हमारे अर्थ की सिर्फ कितनी सैटेलाइट है, एक ही सैटेलाइट है। अब देखो, एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे हमारी अर्थ चारों तरफ घूमती है, किसके, सन के, वैसे ही जो हमारा मून है ना, वो किसके चारों तरफ घूमता है, अर्थ के। और वो अर्थ की क्या हुई, सैटेलाइट हुई। वेरी गुड। अब देखो एक और बात बताती हूँ मैं, जो हमारी मान लो ये क्या है, हमारी
अर्थ है, ये क्या है हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ के इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्थ पोल, क्या बोलेंगे नॉर्थ पोल, और इसको क्या बोलेंगे साउथ पोल, क्या बोलेंगे साउथ पोल। ये 90 डिग्री एस लिखते हैं और इसको 90 डिग्री एन लिखते हैं। अभी आप इतना कंफ्यूज मत हो, ये मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगी जब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ये सिर्फ मैं आपको ना एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। और चलो मैं आपको बता ही देती हूँ, वैसे आगे जाके रिपीट होगा ही। मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देती हूँ यहाँ पे, देखो एक स्पेस लेने दो मुझे, कहाँ पे लें, यहीं पे लिखते हैं, आ जाओ, वेट आ जाओ। एक अर्थ ड्रॉ करते हैं हम अपनी, ये हमारी अर्थ है, देखो, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बता देती हूँ, सॉरी व्हाट हैपेंड। अगर मैं जो ये वाली लाइन है, देखो अगर मैं ये वाली लाइन लगाऊं ना तो इसका मतलब होता है लैटिट्यूड, क्या मतलब होता है लैटिट्यूड। अगर मैं ऐसे लाइन लगाऊं ना ऐसे करके तो ये होते हैं लॉन्जिट्यूड, क्या होते हैं लॉन्जिट्यूड, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखो ये ऐसी लाइनें है नहीं है, हमने सिर्फ इमेजिन करी है, क्या करी है इमेजिन, तो इसलिए हमको इनको क्या बोलते हैं हम इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। तो जो लाइंस ऐसे जाएंगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं लैटिट्यूड, क्या बोलते हैं लैटिट्यूड। ये ना क्लाइमेट के टाइम पे हमारी बहुत मदद करती है, जब हमें पता करना होता है कि कौन सा क्लाइमेट कहाँ पे मिलता है, तब हमारी लैटिट्यूड के हिसाब से ना हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, ठीक है। वो आगे जाके पढ़ेंगे। और जो ऐसी आएंगी वर्टिकल्स उनको क्या बोलेंगे लॉन्जिट्यूड, क्या बोलेंगे लॉन्जिट्यूड, ठीक है। आया समझ में, वेरी गुड। वेट अ मिनट, ओके। अब देखो अगर मैंने ऐसे बनाई तो ये जो बनी है आपकी, ये क्या बनी एक लैटिट्यूड, तो ये बना आपका बिल्कुल 0 डिग्री पे, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, क्या बोलते हैं बताओ, रिपीट करो, इक्वेटर, क्या बोलेंगे इक्वेटर, ठीक है। और इसके ऊपर बिल्कुल जो एक और लाइन है उसको बोलेंगे 23 डिग्री हाफ, और क्योंकि ये ऊपर है तो इसको क्या बोलेंगे नॉर्थ बोलेंगे, क्या बोलेंगे नॉर्थ बोलेंगे, ठीक है। और ये देखो जो इसके नीचे बनेगा बिल्कुल, ये बनेगा 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। और ऊपर एक और लाइन बनेगी लैटिट्यूड की इमेजिनरी, जिसको बोलेंगे 62 डिग्री हाफ नॉर्थ। और सेम ऐसे ही बनेगी, इसको बोलेंगे 62 नहीं बोला मैंने, 66, सॉरी आई एम सॉरी, 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे दोनों बनेंगे पोल्स, क्या बनेंगे पोल्स, इसको बोलेंगे 90 डिग्री नॉर्थ और इसको बोलेंगे 90 डिग्री साउथ। समझ में आया, देखो ये वाली लाइन ना अर्थ को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक नॉर्थ में और एक साउथ में। ये लाइनें है नहीं है, ये लाइन नहीं, सिर्फ हमने इमेजिन करी है, तो ये क्या है इमेजिनरी लाइंस हैं। तो जब हमारी इमेजिनरी लाइंस हॉरिजॉन्टल होती हैं हम उनको लैटिट्यूड्स बोलते हैं, और जब यही लाइनें हमारी वर्टिकल होती हैं इसको हम लॉन्जिट्यूड बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो इतना डिटेल में हम नहीं जाते, ये इक्वेटर है, मैं बाकी आपको बता दूंगी, ठीक है, बता देती हूँ चलो थोड़ा सा। इसको बोल लेंगे हम लोग, जो ये वाली लाइन बनी ना ये वाली, इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या बोलते हैं इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इस वाली को जो ये हाफ बनी 23 डिग्री की, इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, क्या बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। ये बन गया आपका आर्टिक सर्कल, और ये बन गया आपका अंटार्कटिक सर्कल, और ये बन गया आपका नॉर्थ पोल, और ये बन गया आपका कौन सा पोल साउथ पोल। इतना समझ में आया, वेरी गुड, ठीक है। और अगर मैं इन लाइंस को ऐसे बना दूं, ऐसे करके बना दूं, तो ये क्या बनेंगे आपके, ये बनेंगे क्या लॉन्जिट्यूड, वेरी गुड। और जब ये पूरा सिस्टम बन जाता है, देखो इसको एक ग्रिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं ग्रिड, ये जो है ना ग्रिड है, क्या बना है एक ग्रिड। और इस पूरे को जो ये आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ऐसे करके लाइंस का और ऐसे करके, ठीक है, ये आपका पूरा बन रहा है ग्लोब, क्या बना रहा है ये आपका ग्लोब। समझ में आया आपको, देखो जो लाइंस आपकी ये ब्लैक में जा रही है, ये वाली, ये मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ,
ठीक है, ये क्या हुई आपकी लैटिट्यूड्स हुए, क्या हुए आपके लैटिट्यूड्स, क्या हुए आपके लैटिट्यूड्स, ठीक है। और जो ये आपकी ग्रीन कलर में जो ऐसे कैसे करके आ रही हैं, ये हुई आपकी लॉन्जिट्यूड्स। और एक बात आपको जो याद रखनी है वो ये, चलो आपको बाद में बताऊंगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे अभी ना, यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स को पता करके छोड़ो, रहने देते हैं, बाद में बताऊंगी। समझ में आया आपको? चलो वापस चलते हैं हम अपने उसी पेज पे, आ जाओ। कहाँ थे हम लोग? हम यहाँ थे, आ जाओ वापस चलते हैं। तो देखो कौन से दो पोल्स होते हैं? विद द हेल्प सेवरल इमेजिनरी लाइंस आर ड्रॉन ऑन द मॉडल ऑफ अर्थ। वो क्या होता है हमारा ग्लोब। देखो मैंने आपको दिखाया था, ये दो पोल्स थे ना, और हमने लाइंस ड्रॉ करी थी, देखो करी थी ना, तो वो क्या बना था अपना ग्लोब बना था। क्या बना था अपना ग्लोब बना था। समझ में आया? वेरी गुड, ठीक है। दीज लाइन्स आर ड्रॉन इन नॉर्थ साउथ में ड्रॉ होगी, और ईस्ट वेस्ट में होगी, ठीक है। वी कैन लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ सर्फेस विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन्स। अब देखो जैसे आपको ना इंडिया ढूंढना है, ठीक है, तो आप इंडिया का लैटिट्यूड देखोगे, ठीक है, और लॉन्जिट्यूड देखोगे। समझ में आया? तो इन दोनों की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप उसकी जो है ना वो लोकेशन फाइंड कर सकते हो। समझ में आया? तो इसलिए हमारी जो है हेल्प करते हैं ये। समझ में आ गया ना? वेरी गुड। चलो, नहीं आ रहा मुझे बताना, ठीक है। चलो, land, water, and air form three important realms of the earth. Do you know that all living things such as plants, animals, and human beings can exist only in an area where land, water, and air come in contact with one another? This is the fourth realm of the earth. Though this is the smallest in extent, it is of great significance for all of us. अब इस लाइन का मतलब भी मैं आपको बताती हूँ। आ जाओ, इसका मतलब भी हम जानते हैं। पहले हमें मान लो ये अपनी पूरी अर्थ है। देखो मैं अर्थ को ना राउंड में नहीं ले रही है, थोड़ा ना ऐसे बनाते हैं इसको। ये क्या है अपनी, मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है। और हमारी इस अर्थ में ये वाला हिस्सा क्या है, लैंड है। चलो मैं ना आपको ढंग से बता देती हूँ, क्यों सस्पेंस वो करना, जब सीखना ही है ना। चलो एक मिनट मैं इससे बनाती हूँ, रुको। ये है मान लो आपकी अर्थ, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं, अगर बन जाए डिजिटल पेन से ट्राई करती हूँ, अगर बन जाए। फिलहाल रुको, ठीक है, अगर बन जाए ना मैं बनाती हूँ। रुको रुको रुको, जाना मत कहीं, यही हूँ मैं। वेट वेट वेट, आई एम जस्ट मेकिंग दी मैप। वेट अ मिनट। थोड़ा ना पेन की वजह से, रुको रुको रुको। नीचे पैन हो गया, थोड़ा अजीब सा बना है मैप, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, समझ आ जाएगा आपको। और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब देखो जो आपकी अर्थ पे मतलब लैंड वाला हिस्सा है, ठीक है, ऐसे मान के चलो कि जो ये लैंड वाला हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर, ठीक है। और जो ये बाकी हिस्सा आपका रह जाता है, ये सारे आपके ओशंस है ना, ये क्या है आपके ओशंस है। क्या है आपके ओशंस है। देखो ये आपका आर्टिक ओशन है, मैं बता देती हूँ, ये आपका आर्टिक ओशन है, ये आपका अंटार्कटिक और सदर्न ओशन है, ये आपका ये वाला अटलांटिक ओशन है, ये वाला आपका पैसिफिक ओशन है, और ये वाला जो है ना आपका दिस इज इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये पानी वाला जो एरिया है इसको बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर। तीन बातें पढ़ी हमने, कौन कौन सी? सॉरी दो पढ़ी। एक जो हमारा लैंड वाला हिस्सा है, माउंटेन्स, प्लेटूज,
ठीक है, ये वाले। तो आपका जो भी ये लैंड वाला हिस्सा है, इस पूरे लैंड के हिस्से को हम बोलेंगे लिथोस्फीयर। और जो आपका ये वाटर वाला हिस्सा है, रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स, सीज, ओशंस, पॉन्ड्स, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। और जो आपका ये एयर वाला, जिसमें गैसेज हैं बहुत सारे, जो ऊपर ऊपर आपका सिस्टम है ना अर्थ के ऊपर, जैसे आपकी अर्थ है, एक ब्लैंकेट है एयर का, इसको गैसेस का जो ब्लैंकेट है इसको बोलते हैं हम लोग एटमोसफियर। ठीक है, तो जो आपकी ये गैसेस का मिक्सचर का जो ब्लैंकेट है इसको हम लोग बोलते हैं एटमोसफियर। क्या बोलते हैं? एटमोसफियर। ठीक है, और जहां पे ये तीनों मिलते हैं, जहां पे ये तीनों क्या करते हैं, मीट करते हैं, जैसे मान लो ये आपका लिथोस्फियर है और ये वाला आपका हाइड्रोस्फियर है और ये आपका, मान के चलो ये है आपका एटमोसफियर। ठीक है, ये क्या था आपका लिथोस्फियर, ये था आपका हाइड्रोस्फियर और ये था आपका एटमोसफियर। और जहां पे ये तीनों आके मैच करते हैं ना, तीनों का मिलन होता है, जहां पे तीनों ज्वाइन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। और लाइफ ना वहीं पे पॉसिबल होती है। अकेली लैंड होगी ना, लाइफ नहीं हो पाएगी। सिर्फ एटमोसफियर होएगा ना, लाइफ नहीं हो पाएगी, वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। सिर्फ पानी है, लाइफ पॉसिबल नहीं है। बट जहां पे तीनों का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे तीनों मिले, अब ये जो एरिया है, जो ये रेल्म है, ये बहुत छोटा है। लिथोस्फीयर बहुत बड़ा है, हाइड्रोस्फीयर अपने आप में बहुत बड़ा है, एटमोसफियर अपने आप में बहुत बड़ा है। लेकिन ऐसा एरिया जहाँ पे ये तीनों ज्वाइन करते हैं, वो एरिया बहुत छोटा है और इस एरिया को बोलते हैं बायोस्फीयर। बायो मतलब लाइफ, ठीक है, स्फीयर मतलब एरिया। ये एरिया है तो बहुत छोटा, बट इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्या पॉसिबल है, लाइफ पॉसिबल है। यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, लिथोस्फीयर में सिर्फ आपको लैंड मिलेगी, तो लैंड में लाइफ नहीं पॉसिबल। वी नीड एटमोसफियर, वी नीड वाटर, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो जहाँ पे ये तीनों मीट करती है ना, वहां पे बनता है आपका बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर बेशक बहुत एक छोटा रेल्म है, बट फिर भी ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलो चलते हैं, कहाँ थे हम, वहीं चलते हैं। वेट अ मिनट, आजो। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ना लैंड वाले को हम क्या बोलेंगे, बताओ मुझे। अभी पढ़ा है मैंने, लैंड वाले को लिथोस्फीयर, वाटर वाले को हाइड्रोस्फीयर, एयर वाले को एटमोसफियर। बट जहाँ पे ये तीनों मीट करेंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, वहां पे एक फोर्थ रेल्म बनेगा। उस फोर्थ रेल्म का नाम क्या होगा? बायोस्फीयर। क्या नाम होगा उस फोर्थ रेल्म का? बायोस्फीयर। बेशक ये छोटा है, बट इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। समझ में आया? वेरी गुड। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ओके, आ जाओ। तो सबसे पहले आपको जानना है स्टार क्या होता है। स्टार क्या होता है? एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती है जिसकी खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है। ठीक है, तो जितनी भी आपको चीजें दिख रही है ना, चाहे वो स्टार्स हो, चाहे वो आपके प्लैनेट्स हो, ठीक है, जो भी स्काई से बिलोंग करती हैं, ये हो क्या रहा है, स्काई में जो भी कुछ है, जो भी कुछ आपके प्लैनेट्स हैं, आपकी स्टार्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या होती हैं, आपकी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। क्या होती हैं? सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। अब इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, इनमें से कुछ स्टार्स होते हैं और कुछ प्लैनेट होते हैं। अब हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई स्टार है या प्लैनेट है? तो अगर तो वो लाइट प्रोड्यूस करता है और हीट प्रोड्यूस करता है, तब वो वाली सेलेस्टियल बॉडी क्या कहलवाती है? वो स्टार कहलवाती है। क्या कहलवाती है? स्टार। बट अगर उसकी अपनी कोई हीट नहीं है, वो सन से हीट ले रहा है, सन से लाइट ले रहा है और सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसको हम प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैनेट। ठीक है, और हमारे कितने प्लैनेट है? 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी अपनी लाइट है, अपनी गर्मी है, मतलब अपनी हीट है, वो तो बन गया स्टार। समझ में आया? बट अगर वो सन से हीट ले रहा है और सन से ही वो लाइट ले रहा है और सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, जैसे हमारी सन करती है 365 डेज में रेवोल्यूशन, तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्लैनेट बोलेंगे। ठीक है, और जब कोई सेलेस्टियल बॉडी एक प्लैनेट के चारों तरफ घूमेगी, तब हम उसको क्या बोलेंगे? उसकी सैटेलाइट बोलेंगे। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपका सन है,
सॉरी, कि ये आपका सन है, ठीक है, और इस सन के चारों तरफ आपकी एक प्लैनेट घूम रहा है, और इस प्लैनेट के भी चारों तरफ आपकी एक और सेलेस्टियल बॉडी घूम रही है जिसको हम बोलते हैं सैटरलाइट, ठीक है। ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, बट क्योंकि इनकी अपनी जो है वो हीट और लाइट नहीं है प्लैनेट्स की, ये सन से लेते हैं तो इनको प्लैनेट बोलते हैं। कुछ स्टार्स हैं जिनकी अपनी हीट और लाइट है, इनको स्टार्स बोल लेंगे, ठीक है। और ये है सैटेलाइट जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है। आई होप आप सबको इतना समझ में आया होगा। ओके, आ जाओ। चलो इसको फटाफट रीड करते हैं। How beautiful it is to observe the sky. During the day, the sun shines brightly. As the evening descends, numerous dots of light illuminate in the night sky. The moon, with its changing shape, is visible for a part of the month. It disappears during the remaining part. All these objects, the sun, the moon, and the millions of bright objects seen during the night that belong to the sky are called celestial bodies. ठीक है, स्काई से जो भी स्काई में जो भी कुछ है वो आप क्या बोलोगे, उसको सेलेस्टियल बॉडी बोलोगे। तो अगर आपको किसी को बताना हो कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं तो आप सिर्फ ये बोलोगे कि वॉट एवर बिलोंग टू द स्काई इज नॉन एज द सेलेस्टियल बॉडी। समझ में आया? और जो यहाँ पे उन्होंने बोला ना चेंज इट शेप्स विजिबल फॉर अ मंथ, ऐसे ऐसे करके, तो इसका मतलब क्या है ये आप आगे पढ़ोगे कि मून की ना अपनी कुछ फेजेस होती हैं, कभी वो फुल मून होता है, कभी वो पार्शियल मून होता है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे जाके। और सेलेस्टियल बॉडीज का दूसरा नाम क्या होता है? इनको हम लोग हेवनली बॉडीज भी बोलते हैं। समझ में आया? इनको हम क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडीज भी बोलते हैं। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ऑल्सो अ सेलेस्टियल बॉडी। मैंने बताया ना जो भी स्काई में होगा, अगर तो उसकी खुद की लाइट होगी तो वो स्टार बन जाएगा, खुद की लाइट नहीं होगी और सन से लेगा और सन के रिवॉल्व में घूमेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लैनेट बोलेंगे। और हमारी अर्थ की खुद की लाइट नहीं है, खुद से वो हीट प्रोड्यूस नहीं करती, वो सन से लेती है और सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, इसीलिए हमारी अर्थ क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडी है। और हमारी अर्थ के इर्द गिर्द एक सेलेस्टियल बॉडी घूमती है जिसका नाम है मून, और वो क्या है? एक तरह की सैटेलाइट है, ठीक है। देखो हमने पढ़ा जिनकी अपनी हीट लाइट होगी इनको क्या बोल लेंगे? स्टार बोल लेंगे। ये बहुत बड़े होते हैं, ये गैसेस से बने होते हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हीट और लाइट को रेडिएट करते हैं। और ये बहुत छोटे हमें इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। अगर आप यहाँ खड़े और कोई चीज़ आपके पास खड़ी है तो वो चीज़ आपको बहुत बड़ी दिखाई देगी, लेकिन आप यहीं खड़े और वो चीज़ यहाँ पे है तो वो चीज़ आपको बहुत छोटी दिखाई देगी, बेशक वो कितनी भी बड़ी हो, क्योंकि स्टार्स हमसे बहुत दूर हैं, इसीलिए वो हमको क्या दिखाई देते हैं? बहुत टाइनी दिखाई देते हैं। और स्टार की डेफिनेशन मैंने क्या बताई? जिसकी अपनी हीट और लाइट हो, और सन की अपनी हीट और लाइट है, इसीलिए हमारा सन भी क्या है? हमारा सन एक क्या है? हमारा सन एक स्टार है। समझ में आया? वेरी गुड। ये भी बहुत बड़ा दिखता है, ब्राइट दिखता है, क्योंकि ये हमारे नियर है, हमारे पास है। There are millions and millions of stars like our sun, और हमारे सन के जैसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिनकी अपनी हीट है और अपनी लाइट है, ठीक है। और कुछ सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, दे ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट। ये सिर्फ जो लाइट को लेते हैं उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, जो हम सन से लेते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? planets बोलते हैं। Our Earth is also a planet which receives its light and heat from the sun. There are 9 planets. No, ये बुक थोड़ा अपडेट करो। पहले प्लूटो भी होता था, बट 2006 में if I'm not wrong उसको ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ना एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ की चारों तरफ कौन घूमते हैं? मून घूमते हैं। तो ये अर्थ की ऑर्बिट में तो नहीं आ रहा ना, जो ये मून सन की चारों तरफ घूम रही है। तो ऐसा होता था कि जो प्लूटो की सैटेलाइट थी ना, वो प्लूटो की ऑर्बिट में आ जाती थी और प्लूटो उसको साफ नहीं कर पाता, मतलब उसको क्लीन नहीं कर पाता था अपनी ऑर्बिट को। तो अगर कोई प्लैनेट अपनी ऑर्बिट को क्लीन नहीं कर पाता ना, तो वो प्लैनेट की डेफिनेशन में नहीं आता। तो प्लूटो के साथ में भी ये हुआ था कि प्लूटो की जो सैटेलाइट्स थी वो इसके खुद की ऑर्बिट में आई जा रही थी, तो इसीलिए 2006 में इसको एक ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। ओके, तो अब आप इसको अपडेट करो कि सिर्फ हमारे क्या है? 8 ही प्लैनेट्स हैं, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चलो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। विच ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, रुको मैं आपको बताती हूँ,
जस्ट अ मिनट, इधर आ जाओ, इस डायग्राम पे आओ, देखो ये हमारा सन है। चलो आपको पहले प्लैनेट्स बता देती हूँ, हमारे कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून, प्लूटो नहीं है। अब इसको याद कैसे कर सकते हो, ये बुक्स में ही लिखा हुआ है, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो एम से याद करोगे मर्करी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरानस, ठीक है, और एन से नेपच्यून। समझ में आया? वेरी गुड, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, इससे ना आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्लैनेट अर्थ से कितनी सन से कितनी दूरी पे है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ देखा, सबसे नज़दीक कौन है? मरकरी, फिर कौन है? वीनस, फिर कौन है? अर्थ, ठीक है, और फिर कौन है? मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, और सबसे दूर कौन है? नेपच्यून। समझ में आया? ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे थे वो ना, गलत पढ़ लिया था हमने, वो इस पेज पे आना था हमने। देखो मैंने पहले सोचा था कि यार मैं ना आपको फैक्ट्स लिखवा देती हूँ यहीं पे अपडेट करके, बट फिर मैंने सोचा यार जिस बच्चे ने पहली बार शुरुआत करी है और उसको मैंने इतने सारे फैक्ट्स एक ही साथ में दे दिए, तो ना तो उसका इंटरेस्ट रहेगा पढ़ने में और फिर वो कंफ्यूज भी हो जाएगा। सो इसलिए मैंने सोचा था मैं लिख दूँ, फिर मैंने इसको आगे जाके इग्नोर कर दिया कि नहीं यार मुझे अब नहीं लिखने चाहिए, ठीक है। तो फिर मैंने नहीं लिखे, बट मैंने कुछ लिख दिए थे। अब देखो सोलार सिस्टम, ये क्या है? हमारा सोलार सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हमारा एक सन है और हमारे सन के साथ में हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। ओके, द सन एंड 8 प्लैनेट्स मेक अप द फैमिली ऑफ द सन और द सोलार सिस्टम, ठीक है। तो जो अर्थ, सन और उसकी फैमिली है, उसके 8 लोग हैं, उसके 8 प्लैनेट हैं, इनको मिला के हम क्या बोलते हैं? सोलार सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। देयर आर सम अदर मेंबर्स इन द फैमिली टू, और भी मेंबर्स हैं, ठीक है, जैसे सैटेलाइट, क्या बताया था मैंने, जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती हैं। सो फार 49 सैटेलाइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, ये ना अपडेट होती रहती हैं, ठीक है। चलो अब हम सन की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। सन है, सन की फैमिली में उसकी 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। आज सन क्या है? बिल्कुल सेंटर में है, ये सन है, बिल्कुल सेंटर में है, और उसके चारों तरफ क्या है? इसके फैमिली के और मेंबर्स हैं, और सबसे बड़ा भी है सन। क्या है? सन सबसे बड़ा भी है। The sun is in the center of the solar system. It is the biggest member of the family. It is a million times larger than our Earth. ये हमारी अर्थ से बहुत बहुत ज़्यादा बड़े। और ये किससे बना हुआ है? ये एक गैसेस से बना हुआ है, गर्म गैसेस से, और जितनी भी एनर्जी आती है वो सारी कहाँ से आती है? सन से आती है। तो हम कह सकते हैं कि ये एकमात्र सोर्स है हमारी एनर्जी का, ठीक है। हीट करता है और ये लाइट करता है पूरे सोलार सिस्टम को। इसकी एनर्जी के बिना हमारी अर्थ क्या हो जाए? कोल्ड हो जाए, और अगर हमारी अर्थ इतनी ज़्यादा कोल्ड होगी तो हमारी अर्थ में कोई भी लाइफ नहीं रहेगी, ठीक है। और अर्थ के और सन के बारे में ना ये फैक्ट मैंने लिखे हुए हैं कि इसका मास कितना है, इतना इसका मास है, ये कौन एनर्जी को किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, विजिबल लाइट के रूप में, इंफ्रारेड के रूप में, ठीक है, रेडियो वेव्स के उसमें, प्लाज्मा, एक्सरेज, अल्ट्रा वायलेट, गामा रेज। ओके, तो ये इस वे में अपनी एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करता है, और यू कैन से इट प्रोड्यूसेस इट्स एनर्जी इन दीज फॉर्म्स। ओके, अब आगे, और सन कितनी दूर है हमारी अर्थ से? 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दी अर्थ। लाइट ट्रेवल्स विद अ ट्रिमेंडियस स्पीड। अब देखो यहाँ पे फैक्ट है। फैक्ट क्या था कि अर्थ से कितना दूर है? 150 मिलियन दूर है, और जो लाइट ट्रेवल करती है वो किस स्पीड से ट्रेवल करती है? ये आपको याद रखना है, ठीक है। अबाउट 3 लाख 1 2 3 4 5 या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इस स्पीड से जो है वो लाइट ट्रेवल करती है। तो आप कह सकते हो कि अगर ये हमारा सन है तो सन से अर्थ में लाइट आने के लिए 8 मिनट लेती है। कितने मिनट लेती है? 8 मिनट। ये फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अब तक ज़रा हम ना इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दो, मेरी ना लैपटॉप की बैटरी जा रही है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। आई एम सॉरी, मुझे ज़रा लैपटॉप को चार्ज लगाने दो, वरना हमारी क्लास बीच में ही खराब हो जाएगी। जस्ट अ मिनट, आई एम रियली सॉरी।
आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मुझे पता नहीं चला, मैंने अभी नोटिस करा। ओके, तो हम ओवरव्यू लेते हैं, अभी हमने क्या क्या पढ़ा। अगर ज़्यादा टाइम हो गया होगा ना तो हम अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि आप बोर हो जाओगे। ये क्लास ऑलरेडी ना 40 मिनट्स की हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं, हम ना इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ओके, और फिर हम इसको यहीं पे लीव करेंगे, बाकी इसका ना हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। आपको बता देती हूँ, यहाँ पे एक स्पेस लेती हूँ मैं, वेट। इसका हम एक ओवरव्यू लेते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा। आ जाओ, यस, तो बताओ मुझे हमने क्या पढ़ा। बताओ बताओ बताओ। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि हमारा एक सन होता है, ठीक है, और सन की तरफ चारों तरफ हमारी अर्थ घूम रही है, ठीक है, और अर्थ अपनी जगह पे भी घूम रही है, उसको हम बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन। और अर्थ जब अपनी जगह पे घूमते हुए भी चक्कर लगा रही है, जब अपनी जगह पे घूम रही है तो वो 24 आवर्स ले रही है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट आते हैं। और जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तब वो कर रही है रेवोल्यूशन। और तब हमारे आते हैं सीजन्स में चेंज। क्या आता है? सीजन में चेंज। ये आगे जाके पढ़ेंगे, यहाँ हम नहीं पढ़ रहे इसको। और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था हमारी अर्थ के ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करी हुई हैं हमने, जिसको हमने मिला के ग्लोब बना रखे हैं। तो अगर तो वो हॉरिजॉन्टल है तब वो लैटिट्यूड्स हम उनको लैटिट्यूड्स बोलेंगे। अगर वो वर्टिकल्स हैं तो हम उनको बोलेंगे लॉन्जिट्यूड्स, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। ये आपका नॉर्थ पोल होता है, ये आपका साउथ पोल होता है। और हमने क्या पढ़ा था? वेरी गुड, हमने पढ़ा था कि स्टार क्या होता है। स्टार क्या होता है? जिसकी अपनी हीट होती है और अपनी लाइट होती है। और स्काई में, अगर ये हमारी स्काई है, इस स्काई में जो भी कुछ है वो क्या है? हमारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं। उन सेलेस्टियल बॉडीज के भी कुछ टाइप है। अगर मान लो ये वाली बॉडीज की अपनी हीट और अपनी लाइट है, तब ये वाली बॉडीज कहलाएंगी स्टार। मान लो ये वाली बॉडीज की अपनी हीट और लाइट नहीं है, तब ये कहलाएंगी प्लैनेट। और मान लो ये वाली जो कुछ बॉडीज हैं, इनकी भी अपनी हीट और लाइट नहीं है, बट ये प्लैनेट के चारों तरफ घूम रही हैं, तो इनको बोलेंगे हम लोग सैटेलाइट। इतना हमने पढ़ा था। वेरी गुड। फिर हमने क्या पढ़ा था? याद करो, मैंने आपको और क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था कि 150 मिलियन जो है वो दूर है हमारे जो सन है अर्थ से, और जो इसकी लाइट है वो 8 मिनट लेती है नीचे आने में, और 3 लाख की स्पीड से वो आती है हमारी अर्थ पे, और पूरे 8 मिनट लेती है, अप्रॉक्स 8 मिनट लेगी वो हमारी अर्थ तक रीच करने में। और हमारे सन को मिला के और उसकी 8 प्लैनेट्स को मिला के और भी एस्ट्रॉइड्स वगैरह को मिला के अर्थ की सन की फैमिली बनती है, और इस फैमिली का नाम होता है सोलार सिस्टम और सोलर सिस्टम, ठीक है। और सोलर सिस्टम में हमने पहले किसको पढ़ा? सन को पढ़ा, सन के बारे में कुछ कुछ बातें पढ़ी, और ऐसे ही करके हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एस्ट्रॉइड्स आएंगे, ठीक है। ये हम पढ़ते जाएंगे आगे आगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, कि हम जैसे आगे बढ़ेंगे हम पढ़ते जाएंगे। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि सन के साथ में जो इसके 8 परिवार के मेंबर हैं उनको याद कैसे करना है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो तो आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही करा था। हर किसी की शुरुआत 0 से होती है, ठीक है। तो आपकी शुरुआत भी अगर 0 से हो तो टेंशन मत लो, अभी बहुत कुछ है पढ़ने को, ठीक है। ये देखो हमने पढ़े थे ये डिस्टेंस के हिसाब से, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको पता चल गया ना स्ट्रिक के साथ में कि क्लोजेस्ट कौन है और दूर कौन है, तो प्लूटो नहीं है, कौन है? बताओ बताओ, शाबाश, नेपच्यून है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कोई चीज़ अगर अर्थ के पास में है तो वो हमें बड़ी दिखेगी, और दूर है तो हमें बिगड़ दिखेगी। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। बहुत हो गया आज के लिए, हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। आप बोर हो जाओगे क्योंकि फर्स्ट क्लास है, और मुझे भी नहीं पता आपको किस वे में समझ में आएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको किस वे में समझ में आता है, नहीं आता है, तो मैं अपने पढ़ाने के तरीके में भी इम्प्रूवमेंट करूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी से अपलोड करने की कोशिश करूँगी। सो बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।